जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, एकदम शानदार वाली चल रही है। तो ज़रा बताइए कि सुबह सुबह मेरे द्वारा दी गई मैं जो उम्मीदें आपसे कर रहा हूँ सुबह के समय, ये कितनी सही हैं? क्या वाकई में आप सभी एक अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं? बढ़िया तैयारी आप सभी की चल रही है। सभी इस बात को सुनिश्चित करें कमेंट सेक्शन में। और आप सभी के हालचाल तो खैर अच्छे होंगे। आशा करता हूँ घर परिवार में माताजी पिताजी सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बताइए भाई, तैयारी के बारे में कैसी चल रही है? चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ एक क्वेश्चन पूछ के। और क्वेश्चन में थोड़ा सा आज पुराने चैप्टर से पूछ रहा हूँ। ये मान लो आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। तो मुझे बताइए आप, सरप्राइज टेस्ट में कि वेग और समय ग्राफ का जो ढाल है, यानी कि स्लोप है, वो हमें क्या देता है? कौन सी राशि हमें इससे मिलती है? वेग और समय ग्राफ के ढाल से, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? इस बात का उत्तर आप सभी करेंगे। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें कौन सी राशि मिलती है, कौन सी क्वांटिटी मिलती है? बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। आलिया भाई, आलिया बहुत अच्छा उत्तर है। वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया उत्तर है। अनुराग बाबू गड़बड़ कर दिए हैं। आपने क्षेत्रफल निकाल दिया जबकि पूछा गया है स्लोप। तो अब देखो, खुद आप ये जज कर लो आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस सवाल के उत्तर से। देखिए, स्लोप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो राशियाँ लिखी हुई हैं उनका आप डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेग और समय। तो वेग और समय क्या होता है? त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से जो हमें राशि मिलेगी वो रहेगी त्वरण। अब आप इस सवाल के उत्तर से खुद देख लो कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपने सच में उत्तर अच्छा किया है तो अच्छी तैयारी है। आप बहुत सारे साथी विस्थापन कह रहे हैं, गलत उत्तर कर रहे हैं, मतलब रिवीजन की कमी है। कुछ साथी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब घोर रिवीजन की कमी है। उन्हें तो और ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। तो अभी हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के आज सेकंड पार्ट पर चलेंगे। और अगर मैं सही हूं, कल हम लोगों ने देखा था कि गतिज ऊर्जा के दो सूत्र होते हैं। एक सूत्र हमने देखा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। इससे बनने वाले क्वेश्चंस हमने सरल किए, तमाम सवाल हमने सरल किए। और फिर हमने शुरू किया था काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी का संवेग के साथ संबंध देखा था, गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ में संबंध देखा था। और हमें इसके क्वेश्चंस आज करने हैं। हम देखेंगे कि इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं सही हूं तो एक बार थम्स अप करें और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सवाल आएगा कि किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग 10 केजी मीटर पर सेकंड है। किसी वस्तु का संवेग 10 केजी मीटर पर सेकंड है। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान हो तब गतिज ऊर्जा बताइए। तब गतिज ऊर्जा बताइए। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg बॉडी, ऑफ 2 kg बॉडी ऑफ मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकंड। जिसका मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकंड हो, द्रव्यमान 2 किलोग्राम हो, ऐसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे भैया जी काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ P दे रखा है, अच्छा पहले जो दिया है उसे लिखो। आपको दे रखा है मोमेंटम यानी कि P, जो कि है 10 kg मीटर पर सेकंड, और भैया द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। आपसे पूछी है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो हम, बहुत सारे बच्चे जैसे ये कहते हैं ना, यार भैया ये पता नहीं चलता सूत्र कौन सा लगाएं। मैं तुमसे पूछता हूं, काइनेटिक एनर्जी P और M, इसमें कौन सा सूत्र संबंध दे रहा है? तो मेरे हिसाब से केवल एक सूत्र है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। मेरे हिसाब से ये है। आप बताओ कोई दूसरा सूत्र हो? कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। तो मैं ये सोचता हूं फिर कंफ्यूजन किस बात का है? भाई मेरे,
एक ही सूत्र है, वही लगाना है, फिर कंफ्यूजन किस बात का? डाउट तो तब हो, कंफ्यूजन तो तब हो जब एक से ज़्यादा सूत्र मेरे सामने हो और मुझे लगाने में समस्या आए। बट यहाँ तो आसान है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पी का स्क्वायर। पी कितना है आपका 10 का स्क्वायर बटे 2 गुणा एम की वैल्यू भी 2 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 25 बार, आंसर आ जाएगा 25 जूल। तो अगर संख्या पूछ रहा है तो सारी चीज़ें, और गुना गुनी पूछ रहा है तो फिर आपको वो चीज़ें लेनी है जो सिर्फ एग्जाम में दी गई हैं। यादव भाई 100 कैसे आया? भाई ये तो वाकई विचारणीय मुद्दा है कि 100 कैसे आया। देखो भैया 10 का स्क्वायर, ये तो मैथ्स में पढ़ाया होगा यार, इतनी मतलब मुझे लगता है तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। और एक ही साथी का ये सवाल आया है भाई, 10 का स्क्वायर मतलब होता है 10 की 10 में 2 बार गुणा, और 10 की 10 में 2 बार गुणा करोगे तो 100 आएगा। अब 10 की 10 में गुणा से 100 कैसे आता है? देखो ऐसे आता है, 0 में 0 की गुणा करोगे 0, 0 में 1 की गुणा करोगे 0, 1 में 0 की गुणा करोगे 0, और 1 एकम 1। ये सब तो चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ये 0, ये 0 और ये 1, ऐसे 100 आ जाता है ना। तो 10 में 10 की गुणा करेंगे, ये आपका 100 आ जाएगा। चलो भाई, तो आज हमने सीखा कि कैसे हम 10 में 10 की गुणा करते हैं और हम 100 लेकर आ जाते हैं। अब देखिए और क्या सवाल बनेगा यहाँ से। अगला सवाल आप देखें, पूछेगा कि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करने पर 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? और ऐसे सवाल में जो ऑप्शन होंगे ना, वो सब गुना गुनी में होंगे। भैया रेलवे ग्रुप डी के लिए 7 बजे क्लास चलती है, उसको लो, इससे रेलवे ग्रुप डी कवर नहीं होगा। वो बिल्कुल फ्री में क्लास है, 2 क्लास चलती हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, एक सुबह 7 बजे अभी इससे पहले हुई है, और एक रात को 9 बजे चलेगी, वो लेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए। किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यानी कि काइनेटिक एनर्जी बताइए ऑन डबलिंग द मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम को डबल कर दें तो आप बताएंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई 2m। अब देखिए गुना गुनी वाले सवालों में केवल हम उन चीज़ों से मतलब रखेंगे जो सवाल में दी गई हैं। जैसे आपसे पूछा है संवेग और गतिज ऊर्जा के बारे में, तो संवेग और गतिज ऊर्जा तो आप इसको हटा देंगे, ठीक। अब देखिए संवेग को आपने कर दिया 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सीधी बात है। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा अब सुनो, अगर ऑप्शन ऐसे होते, मान लो 4 ऑप्शन होते ए बी सी डी, यानी कि 2 गुनी, या होता 4 गुनी, या हो जाएगा 5 गुनी, ठीक, या हो जाएगा 6 गुनी। तो आप ऑप्शन चुन रहे होते कि भैया 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन ऐसे होते कि 100%, 200%, 300%, 400%, तो बताना क्या ऑप्शन चुनते फिर आप? फिर आप क्या ऑप्शन इसमें से चुनते? इस सवाल के ऐसे घुमा घुमा कर बहुत सारे वेरिएशंस वो बना सकता है। तो अगर 4 गुनी हुई है, भाई 4 गुने का मतलब क्या है? वो यही तो कह रहा है कि पहले तुम कुछ मान लो, इसको पहले मान लो 1 मान लें, कोई चीज 1 से अगर 4 हो गई है तो ये पहले की कितनी गुनी हो गई है? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है 4 जो है वो 1 का कितने गुना है, तो सीधा सीधा 400% है, ठीक है 400%। लेकिन अगर मान लो यही सवाल आ जाता और वो पूछता, बिल्कुल चलो सेम सवाल होता कि मैं इसको ना ये नोट कर लिया आपने? एक बार थम्स अप करो पहले, अगर ये नोट कर लिया हो तो एक बार थम्स अप करिए। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए भैया रात के 9 बजे, सुमित बाबू रात के 9 बजे वाली क्लास में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से। नोट हो गया? अब सुनो मैं इसको हटा देता हूं सारी चीजें। मान लो वो आपसे कह रहा है, यही सवाल है, और वो कहता है कि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत, एक सेकंड, गतिज ऊर्जा में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी लैंग्वेज फिर ऐसे लिखेगा वो, थोड़ा इसको अभी हटा लेते हैं। ऑन डबलिंग द मोमेंटम फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज का मतलब तो 100%, 200%, 300%, 400%, यही बात होगी ना। तो देखिए आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी, अगर हम संवेग को 2 गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये 4 गुनी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कोई चीज अगर 4 गुनी हुई है तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज जैसे 1 से 4 हो गई, ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितने प्रतिशत हो गई है, पहले का कितने प्रतिशत हो गई है, तो उत्तर 400%। लेकिन अगर मैं ये पूछ रहा हूं ना कि ये कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है, तो भाई इंक्रीज का मतलब तो तुम ये कहोगे ना, कोई चीज पहले 1 थी अब 4 हो गई, तो बढ़ी कितनी है, वो बढ़ी तो भाई 3 है ना, और 3 का मतलब कितना है, 300%। तो अगर सवाल पूछे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भाई परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो होगी 300%। तो एक ही सवाल को कई सारे तरीके से पूछ सकता है, घुमा घुमा कर। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सवाल की लैंग्वेज पर, ये आपने मैथ्स में खूब अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, एक बार हम सब करें कि ठीक है, इस तरह से बनने वाले प्रश्नों को तो हम, इन न्यूमेरिकलों को तो गलत हम नहीं ही करेंगे, ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगर ये आपको क्लियर है काइनेटिक एनर्जी, तो अब चला जाए पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, स्थितिज ऊर्जा की तरफ, और आप हेडिंग डालेंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम पीई से भी दिखा देते हैं, कई बार यू से भी दिखा देते हैं। खैर वो पेपर में कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, उस चीज की वजह से कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा चलिए, मुझे बताइए आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, या आपने कहीं कैसे पढ़ा है। भाई गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा कैसी वस्तु में होती है, जरा सोच के बताइए। अगर गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा किस तरह की वस्तु में होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह की वस्तु में होनी चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है और कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। फिर से मैं सवाल दोहराता हूं। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा कैसी वस्तु में होगी, तो ऐसा हम पढ़ते हैं या हमें लगता है कि रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक रुकी हुई वस्तु देता हूं। भैया वस्तु क्या है, जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर, ये पड़ा हुआ है जमीन पर पाथर, पाथर। अब मुझे तुम ये चेक करके बताओ, स्थितिज या गतिज छोड़ो, तुम मुझे बस ये चेक करके बताओ क्या इसके पास ऊर्जा है, क्या इसके पास एनर्जी है। स्थितिज या गतिज छोड़ो, बस मुझे इतना बताओ इसके पास क्या एनर्जी है। अब भाई ये कैसे चेक करोगे, तो एनर्जी उसके पास होती है जो वस्तु या तो कार्य कर रही हो या कार्य कर सकती हो। क्या ये रुका हुआ पत्थर कोई कार्य कर रहा है। अब भैया कार्य कैसे पता लगे, अरे भैया कार्य पता लगे कि उस वस्तु में या तो कोई बल लगा हो या कोई विस्थापन आ रहा हो। अब अगर इसमें कोई बल या विस्थापन होता तो हम कहते कि ये कार्य कर रहा होता, और कार्य कर रहा होता इसके पास कोई एनर्जी होती। अब वो एक अलग की बात है, कौन सी एनर्जी होती। महाराज ये तो बेचारा रुका पड़ा है, तुम इसको पकड़ लो एकदम से, नहीं जाने दूंगा। ये कहेगा भैया मैं तो वैसे भी कहीं नहीं जा रहा यार, तो भैया इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। तो अपने दिमाग से ये गलत बात निकाल कर फेंक दो कि रुकी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, यह आपने गलत पढ़ रखा है। अब सुनो, स्थितिज ऊर्जा किस में होती है। देखिए, होती तो रुकी ही वस्तु में है, लेकिन हर एक रुकी वस्तु में नहीं होती है, ऐसे पढ़ो। चलिए ठीक है, समझते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो, वहां पर मैंने एक स्प्रिंग बांध दी, ठीक। अब मैं उस स्प्रिंग को खींच रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं,
भाई मैं कुछ बल लगा रहा हूं और बल के साथ विस्थापन आ रहा है, फोर्स के साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस पर कोई काम कर रहा हूं, मैं उस पर कोई वर्क कर रहा हूं। बोलो यस और नो। स्प्रिंग को खींचने में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बल और विस्थापन आ रहे हैं, इसका मतलब मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूं। ये भी गलत है, आप ये जो कह रहे हो ना जिसमें हाइट होती है, वो भी गलत है। अब मेरी बातों को सुनिए आप। मैं एक स्प्रिंग को खींच रहा हूं, मुझे उसे खींचने में कुछ काम करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो, ये स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं, मुझे काम करना पड़ रहा है। अब मैंने इस स्प्रिंग को यहां लाकर रोक लिया, तो मेरे द्वारा किया गया सारा का सारा कार्य किस में बदल गया? भैया जी ये बदल गया सारा का सारा कार्य एनर्जी में, यानी कि ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? अब है यहां स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम कहोगे भाई इस स्प्रिंग के पास एक एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी है? ये है स्थितिज ऊर्जा, ये है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की पहचान ऐसे होती है कि वो वस्तु जिस स्थिति में है वहां से छोड़े जाने पर गति कर सके। अगर कोई वस्तु रुकी है परंतु ऐसे रुकी है कि छोड़े जाने पर गति कर सके। अब आप तमाम स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण सोचिए। जैसे आप पढ़ते हैं खिंची हुई स्प्रिंग, खिंचा हुआ धनुष या खिंची हुई गुलेल। भाई सभी ऐसी हैं कि छोड़े जाने पे गति कर सकती हैं। इसका मतलब जब वो रुकी हुई हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। बोलो आती है आपको बात समझ में? दूसरी चीज, आप कई बार ये पढ़ते हैं कि ऊंचाई के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक बात है, लेकिन अलग अलग क्यों पढ़ना? एक ही डेफिनेशन पढ़िए ना। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ऊंचाई के कारण, तो आप अलग ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं कि ऊंचाई के कारण? जैसे मान लो ये एक पेड़ है, मुझे एक बात बताओ, पेड़ पर लटका हुआ नारियल, ये एक नारियल पेड़ पर लटका हुआ है, तुम इसको छोड़ोगे तो क्या छोड़ते ही ये गति नहीं कर देगा? भाई पेड़ से अलग करोगे तो तुरंत ये गति करने की क्षमता रखता है। तो वो वस्तु जो अभी रुकी है परंतु छोड़े जाने पर गति कर सके, उसके अंदर रुकी हुई अवस्था में स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? थम्स अप करिए। कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है। ये मत कहिए रुकी हुई वस्तु में ऊर्जा होती है, तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा, वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा, यानी कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए बॉडी। उस वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो तमाम तरह के एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। एक्स, जैसे आप कहोगे कि खिंचा हुआ, आप धनुष ले लीजिए, ठीक, या आप स्प्रिंग ले लीजिए, या आप गुलेल ले लीजिए खिंची हुई। इन सभी के अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, या आप वो ले लीजिए धनुष, या फिर आप कैटापुल ले लीजिए। कैटापुल होती है आपकी गुलेल, ठीक। या ऊंचाई पर स्थित अगर कोई वस्तु होगी, तो ऊंचाई पर स्थित वस्तु कौन है? जैसे पेड़ पर लटका नारियल, पेड़ पर लटका नारियल। अच्छा, फल भी कह सकते हो, लेकिन पेपर में नारियल ही कहेगा, है ना। पेपर में इसको नारियल ही कहेगा, तो याद रखेंगे पेड़ पर लटका नारियल, यानी कि फॉल कोकोनट, कोकोनट ऑन ट्री। अच्छा, ऐसे और कुछ भी ले सकते हैं, या जैसे बांध में संचित पानी, बांध में संचित पानी, यानी कि स्टोर्ड वाटर ऑफ डैम। चलो अब मेरा आपसे एक सवाल, भैया ये क्लियर? थैंक यू भाई, थैंक यू शिवम बाबू, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू। सर जी क्लियर है,
ग्रुप डी के लिए शिवम भाई सुबह 7 बजे सेपरेट क्लास चली हुई है, सुबह 7 और 9 बजे। आप उसको लीजिए, उसमें हम ग्रुप डी के स्तर का पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ी गहराई में जाके, वहाँ ज़रूरी है। जिन साथियों को गहराई में पढ़ना था वो सुबह एक 7 बजे वाली क्लास चलती है, उसको अटेंड कर सकते हैं, उसमें भी पूरा सिलेबस कराया जाएगा, फ्री में है बिल्कुल, यूट्यूब पे, रोजगार विद अंकित चैनल पे। अब सुनिए मेरा आपसे एक सवाल, पेपर में सवाल आएगा, बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, बताओ। बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। आएंगे आएंगे, एमजीएच पे भी आएंगे। कुछ कुछ चीजें हर एक टॉपिक से ना आपको यहाँ अटकी रहती हैं कि तुरंत जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा, एमजीएच, ये लो। थैंक यू भाई कुलदीप भाई, थैंक यू, अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू। रिवीजन के समय क्लियर रहता है टॉपिक, फिर प्रैक्टिस में सही नहीं होता है। प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं राजू भाई? हाँ बताइए। बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है भैया? भैया पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल। अच्छा चलो, देखो भैया, बांध में तो पानी ये भी है जो इकट्ठा है, और आप जानते हैं बांध में पानी क्यों इकट्ठा होता है? ताकि ताकि उसे किसी ऊंचाई से गिराकर बिजली बनाई जा सके। तो बांध का पानी तो गिरता हुआ भी है, ये भी बांध का ही पानी है, जो कि टरबाइनों पर गिरता है और टरबाइन को घुमाकर बिजली बना देता है। तो ये असल में सवाल ही आधा है, पेपर में कभी आपको इस तरह से नहीं पूछेगा कि बांध के पानी में, वो पूछेगा बांध के संचित पानी में या बांध के गिरते पानी में। कभी देखना, आप उठा के सवाल देखना, एग्जामिनर हमारे उतने ज्यादा मजे लेगा जितना हम आधा अधूरा पढ़ेंगे। वो पूछेगा बांध के रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपका उत्तर होगा पोटेंशियल। और अगर बोले बांध से गिरते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो इसकी बात कर रहा है। अब बताओ, बांध के गिरते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, जरा बताना। हाँ बिल्कुल, ग्रुप डी में भी वैसे ही टॉपिक वाइज चल रहा है, जैसे यहाँ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, वहां भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है। अब बताओ भैया, भैया बांध के बांध के बांध के गिरते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो भैया गिरते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ईमानदारी से बताना, जहां बांध शब्द आता है आप क्या सोचते हो? भैया स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग आती है, भैया स्थितिज ऊर्जा। असल में आप देखें तो हर तरह की वस्तु के पास दोनों तरह की एनर्जी होती है। कैसे? सुन लो, कोई भी एग्जांपल आप उठाओ। स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपने खींच रखी है तो स्थितिज ऊर्जा, भैया छोड़ दोगे तो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्प्रिंग गति में आ जाएगी ना, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और गहराई में लेकर चलूं, सुनो, आपने उसको खींचा तो आपने किया वर्क, आपके द्वारा किया गया कार्य, जैसे ही रोका तुरंत इसको एनर्जी कह दिया। मैंने कहा था कार्य और ऊर्जा कुछ भी अलग चीज नहीं है भैया, उसको खींच रहे हो तो कार्य, रोक दिया तो स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिया एकदम गति से स्प्रिंग गई तो गतिज ऊर्जा। कार्य, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर केवल स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा ना हो? इनमें से सारे एग्जाम्पल उठा लो यार आप। वो सवाल क्या देगा एग्जामिनर, बताओ, उत्तर बताना सही। धनुष से छोड़े गए तीर में कौन सी ऊर्जा होती है, बताना जरा। धनुष से छोड़े गए तीर में कौन सी ऊर्जा होती है? तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो, तुम्हें धनुष भैया स्थितिज ऊर्जा, अरे नहीं, सवाल तो सुनो उसका। एग्जामिनर ऐसे मजे लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुमित, अब देखो खुद ही कंसेप्ट समझ में आना शुरू हो गया ना, वेरी गुड। तो धनुष से छोड़े गए तीर में कौन सी एनर्जी होती है? तो धनुष से छोड़े गए तीर में काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करना कि धनुष देखते ही आप स्थितिज ऊर्जा लगाओगे, उसकी स्थिति देखोगे कैसी है। चलिए ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसका फार्मूला बताइए, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यानी कि फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो देखो ऊंचाई हमारे सिलेबस में जो फॉर्मूला है ना, वो ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं के लिए है। खिंची हुई वस्तुओं के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो खिंची हुई वस्तुओं का नहीं पढ़ते हैं हम, ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं के लिए पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यही नारियल का पेड़ है और इस पर एक नारियल लग गया, अब पेड़ के लिए तो जगह ही नहीं बची। पेड़ भैया थोड़ा नीचे आ जाओ। ये नारियल है, मान लो इसकी जमीन से जो ऊंचाई है वो h है, ये इसकी ऊंचाई h जो है, ये इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, और m इसका द्रव्यमान है, मतलब ये जितने भी किलो का होगा, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। और एक राशि और पढ़ो g, छोटा g होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या होता है इसके बारे में अगले चैप्टर में जानकारी इकट्ठा करेंगे, अभी बस मान लो कि g होता है कुछ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मान क्या होता है वो सब सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी जब हम डिस्कस कर रहे होंगे अगला चैप्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होगा ऊंचाई के कारण, ये हो जाएगा m गुणा g गुणा h, यानी तीनों की मल्टीप्लाई ही क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बन जाता है, m गुणा g गुणा h। अब इससे एक सवाल देखिए, जैसे सवाल कहेगा कि 2 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, जी का मान सवाल में देगा, मान लो उसने कह दिया जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओ। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg बॉडी एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर। बताओ भैया, 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। बहुत बहुत अच्छा, कितना आसान सवाल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर m का मान है 2, g का मान है 10 और h का मान भी कितना है 10। 10 100 दूनी 200। यूनिट जरूर लिखा करो, यूनिट लिखने की हैबिट डालो, जैसे फील द सॉन्ग भैया ने लिखी है 200 जूल, आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है भैया, तो ये हो गए आपके कुछ स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल। तो पोटेंशियल एनर्जी एक समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक नोट डाल के मैं लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, उड़ते हवाई जहाज या उड़ती चिड़िया में कौन सी ऊर्जा होगी? उड़ते हवाई जहाज या उड़ती हुई चिड़िया में ऊर्जा, सोच के बताना, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही उत्तर देना, जो जितने उत्तर आपको लग रहे हो सारे बताइए। फ्लाइंग बर्ड ऑब्लिक एरोप्लेन, हैव द एनर्जी। फ्लाइंग बर्ड या एरोप्लेन हैव द एनर्जी, बताइए फ्लाइंग बर्ड या फ्लाइंग एरोप्लेन में कौन सी एनर्जी होती है? अच्छा ठीक है, कुछ साथी पोटेंशियल कह रहे हैं, कुछ साथी काइनेटिक कह रहे हैं, कुछ साथी दोनों कह रहे हैं। ऐसे सवालों में अब देखिए अलग अलग तरह के उत्तर हैं, देखें जरा कौन ठीक है आप में से। भैया जी मैं मानता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि देखो ये है जमीन, और अगर मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन कैसा होगा? एरोप्लेन तो कुछ कुछ ऐसा होगा ना। अरे रुक जा भाई, ये हो गया एरोप्लेन, ठीक है। तो ये एरोप्लेन इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, यानी कि ऐसे जूम। अब आपका कहना ये है कि भैया सुनो, इसकी जमीन से कुछ ऊंचाई भी है भाई, इसकी जमीन से कुछ हाइट भी है। तो हाइट के कारण आप सोच रहे हो कि यार कुछ साथियों ने केवल सोचा पोटेंशियल एनर्जी, वहीं कुछ साथी कह रहे हैं अरे नहीं गति भी तो है, यानी कि चल रहा है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। वहीं कुछ साथियों ने अच्छा उत्तर किया कि यार दोनों क्यों नहीं कह दें, दोनों कहने में क्या जा रहा है हमारा। तो भैया अगर कोई भी चीज देखो जमीन से ऊपर चल रही है तो महाराज उसके पास दोनों तरह की एनर्जी है। अगर कोई भी चीज जमीन से ऊपर चल रही है तो उसके पास दोनों तरह की एनर्जी होंगी। तो आप कहोगे इसके पास काइनेटिक भी है, इसके पास पोटेंशियल भी है, यानी कि इसके पास
गतिज ऊर्जा भी है और इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है, और इन दोनों के योग को ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो या तो ऑप्शन में होगा मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, या कहेगा वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों में से कोई एक बात पेपर में पूछेगा। रासायनिक का यहाँ कोई काम नहीं है भाई, केमिकल एनर्जी का यहाँ क्या काम है, यहाँ तो काइनेटिक और पोटेंशियल है, वो सब केमिस्ट्री के हिसाब से एनर्जी है। चलो भैया क्लियर है ये। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ चलती हुई कार में कौन सी एनर्जी होगी, उत्तर बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, अरे यार दोनों को जोड़ दो ना भाई, काइनेटिक का 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल का mgh हो गया, यांत्रिक ऊर्जा का ये सूत्र हो जाएगा। बताइए चलती हुई कार में किस तरह की एनर्जी होगी। हाँ, अब कुछ साथी यहाँ कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार देखो कार है ये और एक आदमी इसमें बैठा हुआ है यहाँ, तो उसको लगता है यार जमीन से इसकी भी तो ऊंचाई है, नहीं, ये ऊंचाई ना के बराबर होती है, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि इसकी कोई ऊंचाई आप कार में बैठे हो उसकी नहीं है, कार ही जमीन से ऊपर होती तब होती पोटेंशियल एनर्जी। आप कार में बैठे हो थोड़ी सी ऊंचाई पर, उससे कोई मतलब नहीं है, कार ही जमीन से ऊपर उड़ती। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अगला एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, इसको चलो रहने देता हूं, ये समझने के काम आएगा आपके। अगला एग्जांपल ऐसा ही मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ पहाड़ से गिरते पत्थर में किस तरह की एनर्जी होती है। ये सब सवाल पूछे गए पेपर में। पहाड़ से गिरते पत्थर में यानी कि फॉलिंग स्टोन फ्रॉम माउंटेन, फॉलिंग स्टोन फ्रॉम माउंटेन यानी कि ये एक पहाड़ है और यहाँ से एक पत्थर गिर रहा है, इसकी ज़मीन से कुछ ऊंचाई भी है और गति भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि दोनों तरह की एनर्जी हैं भैया। गिरने की वजह से गति में, भाई गिर कब रहा है, जब गति होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास एक ऊंचाई भी है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है, तो दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं। तो आपका उत्तर होगा भैया जी इसमें होगी यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मतलब दोनों ऊर्जाएं होंगी। अब ऑप्शन में चाहे जैसे दे, या तो यांत्रिक ऊर्जा देगा या कहेगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, या ऑप्शन ए गतिज, ऑप्शन बी स्थितिज, सी ऑप्शन दोनों। तो सवाल तो कैसे भी पूछ ले। बहुत बढ़िया ऋषभ भाई, बहुत बढ़िया। नीलम, प्रांजलि, अमित, बहुत बढ़िया। बेचारा भाई गलत कर दिया यार। संदीप भाई बहुत बढ़िया। सर इसरो द्वारा छोड़े गए स्पेसशिप में कौन सी ऊर्जा होगी। दोनों तरह की एनर्जी है, जमीन से कुछ हाइट भी है और उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है भैया, चलिए तो ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट ओवर, और आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कुछ इसमें आपने नया सीखा होगा, वो सारी चीज़ें जिन्हें आप जनरली गलत करते बट शायद अब आप सही करेंगे। तो ये चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य और ऊर्जा को हमने कवर किया और अब हम शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। पावर फॉर पी फॉर पावर, पी फॉर पावर। क्या तुम्हें समझ आया नोबिता? हाँ, मुझे कार्य और ऊर्जा दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम शक्ति की तरफ चलेंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कैसे? मान के चलिए मेरे पास 2 ईंटों के ढेर हैं, हर एक ढेर में 100 ईंटें हैं, मान लो समान ईंटें हैं। कुछ ब्रिक्स यहाँ हैं, ईंटें यहाँ हैं, उतनी ही ईंटों का ढेर यहाँ है। मैं अपने घर की छत पर एक कमरा बनवा रहा हूँ। मुझे इन ईंटों को नीचे से ऊपर फेंकवाना है। तो मैं 2 मजदूर भाई लेकर आता हूँ और मैंने उनसे कहा कि आप इन ईंटों को ऊपर फेंक दीजिए। इनमें से एक मजदूर भाई थोड़े हल्के से हैं, एक मजदूर भाई की बॉडी बनी हुई है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं ये मानता हूँ, देखता हूँ कि इन भैया ने, चूंकि ये हल्के से हैं, ईंट फेंकने में 2 घंटे का समय लिया,
इन्होंने 1 घंटे में सारी ईंटें फेंक दी। मुझे बताइए किसने ज्यादा कार्य किया, इनमें से वर्क किसने ज्यादा किया, बताइए क्या समस्या है भाई। मैं भैया की समस्या पढ़ूं तब तक आप सभी उत्तर करेंगे। भैया जी बड़ी दुविधा में फंसा हूं, यूपीएसआई मेरा सपना है, रेलवे ग्रुप डी मजबूरी में डाला था, विज्ञान में भी पकड़ बना ली है रफ्तार बैच से, पर अब टाइम नहीं दे पा रहा हूं, क्या करूं। शुभम द्विवेदी, बिल्कुल ये समस्या बहुत सारे साथियों के साथ है। देखो आपने ग्रुप डी को उस समय पे भरा और अभी आप किसी और एग्ज़ाम की सोच रहे हैं कि भैया मैं यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई कर लूं, तो मेरी आपसे सलाह होगी, देखो दोनों पे फोकस करके चलो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ना तब मानो कि जब वो लग जाए, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। आज के कॉम्पिटिटिव भरे दौर में तो रेलवे में थोड़ी सी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, यूपीएसआई में थोड़ी वैकेंसीज कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते हो, करने को सब कुछ कर सकते हैं भाई, सिलेक्शन तो उन पे भी हो नहीं है, बट अगर आप एक सेफ जोन देखोगे तो सेफ जोन ये है कि आप दोनों दरवाजे खटखटाएं, कोई सा तो खुलेगा, एक खटखटाओगे तो कम चांसेस हैं कि पता चला वो नहीं खुला। तो आप क्या करें भाई, ग्रुप डी में केवल अगर यूपीएसआई का आप सिलेबस देखें या यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखें तो आपको केवल साइंस ही तो अतिरिक्त पढ़नी है, तो आप साइंस को थोड़ा थोड़ा समय देते रहो, बाकी के विषय तो सभी कॉमन है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, जितना सभी यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हो उससे 1 घंटा पढ़िए साइंस के लिए समय निकालने में, या 2 घंटा समय निकालिए, लेकिन दोनों को साथ में लेकर चलिए, ठीक है। हाँ जी भैया, दोनों ने काम बराबर किया क्योंकि ब्रिक्स तो बराबर हैं, वर्क सेम बट टाइम में डिफरेंट है। अब तुम चालाक हो गए हो, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक अच्छा उत्तर है कि काम जो है वो दोनों ने बराबर किया। कई बार बहुत सारे साथियों को लगता है, कुछ साथी ऐसे भी कह रहे थे कि 1 घंटे वाले ने ज़्यादा किया, 2 घंटे वाले ने ज़्यादा किया। अरे कोई नहीं यार, ये शक्ति है, ये आप शक्ति पढ़ लो, इसको क्या हुआ, आपको तो पता ही है। देखिए तो हम देखते हैं कार्य का फॉर्मूला है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। भाई इसमें तो समय का कोई मतलब ही नहीं है, जब समय का कोई मतलब ही नहीं है तो कार्य दोनों ने बराबर किया। अच्छा बताओ एनर्जी किसके पास है, जल्दी बताओ, ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, 1 या 2? अच्छा अब छोड़े गए धनुष में, अब आपका उत्तर है कि यार भैया धनुष भी तो ऊंचाई से छोड़ा जाता है। मेरे भाई धनुष में तब स्थितिज ऊर्जा होगी जब आप हवा में खड़े हो जाओगे, धनुष आपके हाथ में है, थोड़ी सी ऊंचाई है, ना के बराबर ऊंचाई है। तो जब गति की तुलना में ऊंचाई बहुत कम हो तो गतिज ऊर्जा को ही आप कह देते हो, स्थितिज ऊर्जा नहीं कहते, वो ना के बराबर है। खिंची हुई स्प्रिंग है, आप कहोगे जमीन से कुछ ऊंचाई है, वो ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूं, ऊंचाई कितनी कंसीडर करो। भाई नारियल ही क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नारियल का पेड़, खजूर का पेड़, बहुत, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, तो ये थोड़ी सी ऊंचाई को कंसीडर मत करो। हाँ बहुत बढ़िया, अब आया मजा। कहते हैं एक वाले के पास ऊर्जा ज्यादा है। अच्छा भैया कौन सी ऊर्जा ज्यादा है एक वाले के पास, जरा ये भी बता दो। मोटे वाले भाई के पास, 1 घंटे वाले भाई के पास कौन सी ऊर्जा ज्यादा है? चलो आप कोई सी भी कह रहे सही, कुछ गतिज कहोगे कुछ स्थितिज कहोगे। मैं पूछता हूं, अगर आप एनर्जी देखोगे, कार्य देखोगे, तो 2 तरह की हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। मुझे बताओ क्या इन सूत्रों में कहीं समय आ रहा है, क्या कहीं टाइम आ रहा है? अरे कहीं टाइम नहीं है। इसका मतलब भाई देखो, m मतलब द्रव्यमान, ईंटों का द्रव्यमान बराबर है 100 ईंटें हैं। वेग, भैया निश्चित वेग से फेंकनी ही पड़ेंगी ईंटें, अगर धीमे फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगी। इसको देखोगे आप कहो ये ऊर्जा ज्यादा है, भाई द्रव्यमान ज्यादा, द्रव्यमान बराबर जी बराबर ऊंचाई बराबर है दोनों के लिए, तो कोई सी भी ऊर्जा किसी के लिए ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर ये देखो, क्या इन ऊर्जाओं के सूत्र में कहीं समय आ रहा है? नहीं। जब समय आ ही नहीं रहा तो भैया ऊर्जाएं बराबर हैं, एनर्जी भी बराबर है। अब तुम कहोगे यार भैया कुछ तो है जो मुझे लग रहा है कि 1 घंटे वाले में ज्यादा है। सुनो, ना तो ऊर्जा बराबर है, ना ही सॉरी मतलब ऊर्जा भी बराबर है और कार्य भी बराबर किया। अब वो कौन सी चीज है जो तुम्हें 1 घंटे वाले में ज्यादा लग रही है? वो है ताकत। क्या अब हम सही पॉइंट पर आए हैं? वो है इसकी पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का अर्थ है कि कोई काम तुमने कितना जल्दी कर दिया, यानी कि जब आप किए गए काम को या किसी ऊर्जा को तुमने कितनी जल्दी खपा दिया। कोई भी काम या कोई भी ऊर्जा जब समय के साथ जोड़ी जाती है, जब टाइम के साथ जोड़ी जाती है तो वो शक्ति बन जाती है, यानी कि वो पावर बन जाती है। ठीक है, मैं इसको चलो लिख दूं यार, मान लिया करो इतना तो, अब तुम सब समझदार हो।
ये लो, मैं थोड़ा सा रनिंग हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ। अब सही है भैया, इतने तो तुम समझदार हो कि वहां शांति का कोई मतलब नहीं है। अब शक्ति क्या होती है? तो भैया शक्ति होती है, पावर होती है आपकी कि कितना कार्य आपने किया, या देखो कार्य की जगह वो ऊर्जा भी कह सकता है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, कार्य या ऊर्जा में। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे ना लिख के इसको इन ब्रैकेट लिख देता हूं, एक सेकंड रुको। तो कार्य कहो या ऊर्जा कहो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। कार्य या ऊर्जा में कितना समय लगा, यानी कि पावर हो जाएगा आपका वर्क या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? क्या वाकई में आपको रटने की जरूरत है? क्या परिभाषा को वाकई में आपको रटने की जरूरत है? मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। वही आप ऐसे कहो कि कार्य करने की दर को, समय का मतलब दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप लिखोगे कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ये तो हमने बहुत पहले सीखा है कि समय का भाग है तो दर शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया मैथमेटिकली P फॉर पावर और W फॉर वर्क या एनर्जी एक ही बात है, अपॉन टाइम, ये इसका सूत्र बन जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक निकालिए, बहुत बेहतर सवाल बनेगा इसके मात्रक से, यानी कि यूनिट से। तो फिर से भाई एक मात्रक को हम बनाते हैं सूत्र से, यानी कि फ्रॉम फॉर्मूला। अब मैं इसको हटा देता हूं, मुझे जगह चाहिए होगी। तो सूत्र से क्या मात्रक बनेगा? आप कहोगे भैया सूत्र से मात्रक बनेगा, देखो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आप कहोगे भैया मात्रक बनेगा जूल पर सेकंड, या इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, जूल सेकंड इनवर्स लिख देगा, ठीक। उसके अलावा इसका मात्रक ऐसा ही अगर आप देखो तो भैया जी ऐसा ही मात्रक बनेगा, ऐसा ही यूनिट बनेगी वॉट, ऐसा यूनिट बन जाएगी इसकी वॉट। तो सवाल आएगा कि निम्न में से जूल पर सेकंड को क्या कह सकते हैं? तो जूल पर सेकंड को वॉट कह सकते हैं, ठीक। उसके अलावा इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, इसकी एक अनदर यूनिट भी होती है, स्टार लगा के लिख लेना, अन्य मात्रक, अनदर यूनिट, और ये होती है हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। इसको दिखाते हैं हम HP से, ठीक। हॉर्स पावर कहां से आती है? देखो पुराने समय में ना शक्ति को घोड़ों की शक्ति से कंपेयर किया जाता था, कि भाई जैसे कोई पुरुष बहुत बलशाली है तो हम कहते थे कि उसमें एक घोड़े के बराबर शक्ति है। फिर आगे वो प्रचलन मशीनों में आ गया, जब पुरुषों की शक्ति उतनी नहीं बची कि उसको घोड़ों से कंपेयर किया जाए, तो फिर बात मशीनों पे आ गई। आज मशीनों की पावर को हम हॉर्स पावर में मापते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में सवाल आएगा कितने वॉट? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आप देखेंगे तो अगला पॉइंट क्या पूछेगा इसमें, कैसी राशि है? तो मैंने बताया कि इस चैप्टर की सभी राशियां अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अगर आप डायमेंशन पढ़ना चाहते हैं, वैसे कोई बहुत जरूरी नहीं है, आपके स्तर के एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, बट फिर भी अगर आप डायमेंशन पढ़ना ही चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए। जूल के लिए क्या डायमेंशन लिखते हैं हम? ml2 t-2, और सेकंड के लिए क्या डायमेंशन लिखते हैं? t। तो ये कितना हो जाएगा? ml2 और t की पावर एक ऊपर जाके हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे -3, तो ये हो जाएगा ml2 t-3। चलिए, तो भैया ये हो गई शक्ति से संबंधित बातें, पावर से संबंधित बातें, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है।
एनर्जी की जगह पावर होगा, कहां पर भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज, अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है, थैंक यू। तो भाई ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम चलेंगे कल एक नए चैप्टर पर जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। न्यूमेरिकल के लिए आप लोग शाम की क्लास ज्वाइन करिए। अगर देखो आपको एसएससी लेवल का पढ़ना है तो ये क्लास सफिशिएंट है, इसी में मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हुआ चल रहा हूँ। देखिए जबरदस्ती हम ये कोशिश ना करें कि मुझे खाम गहराई में पढ़ना है। भाई हमें कोई ज्ञाता थोड़ी बनना है। हमारा उद्देश्य है इसको पढ़ने के पीछे वैज्ञानिक बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपने एग्जाम निकालना। अगर आप एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं एडब्ल्यूओ टीपीओ को छोड़ के, तो आप ये क्लास सफिशिएंट है। मैं जितनी थ्योरी करा रहा हूँ, जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, देखो आप समझो, मान लो आप कोई भी एसएससी का एग्जाम उठाओ, उसमें 2 सवाल आएंगे केवल। तो 2 सवालों के लिए अगर आप मुझसे चाहें कि आप 70-80 क्लास लगाओ, चलो ठीक है मैं तो लगा भी दूंगा, लेकिन आपके द्वारा जब उन्हें आप रिवाइज करने बैठोगे इतने मोटे नोट्स होंगे, अननेसेसरी उसमें डेटा होगा, जितना गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, समझने में समस्याएं आएंगी, समझने में मुश्किलें आएंगी, तो वो सब चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनती हुई चली जाएंगी। मतलब यहाँ केवल हमारी एक उत्सुकताएं हैं। जब मैं कभी देखता हूँ कई बार बच्चे कहते हैं कि भैया थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा अंदर पढ़ाओ, गहराई से पढ़ाओ, तो सिर्फ वो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि एक उत्सुकता है, एक एक्साइटमेंट है। असल में पेपर निकालने की एक रणनीति होती है, आपको उन विषयों पे ज़्यादा गहराई से पढ़ना है जो ज़्यादा आते हैं। भाई आपका मैथ्स है, मुझे लगा एसएससी की परीक्षाओं में अच्छा पूछा जाता है, रीजनिंग अच्छी पूछी जाती है। अब जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वो तो सबसे लगभग लगभग 2-2 4-4 सवाल आ रहे हैं। फिजिक्स से केवल 1 से 2 सवाल आएंगे। 1 से 2 सवाल बहुत आराम से इसी कंटेंट से बन जाएंगे, मैं जितना करा रहा हूँ उतने से बन जाएंगे। अपना टारगेट सेट करो कि मुझे पढ़ना किस एग्जाम के लिए है। अगर आप कहते हैं कि भैया रेलवे ग्रुप डी, तो वो मैंने आपको अलग से क्लास चला दी, सुबह 7 बजे रात के 9 बजे 2 क्लास चलती हैं, हाईली डेडिकेटेड टू ग्रुप डी। आप उनमें देखो बिल्कुल ग्रुप डी के स्तर का हम पढ़ेंगे, वहां ऐसा नहीं है कि हम स्तर को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है साथी? तो आप बिल्कुल अपने स्तर का पढ़िए, उत्सुकता बस इस चक्कर में मत रहिए, किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर उसी में घुस जाते हैं, ये भी हमारी एक गलती है, ऐसा नहीं करना है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, टाइम को देखो कैसे बाइफरकेट करना है, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।